गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। आ जाइए, करें अपने एडवर्ब चैप्टर को कंटिन्यू। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने एडवर्ब की टाइप पे बेस्ड कुछ सवाल देखे। एडवर्ब मैनर कहाँ लगता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कहाँ लगता है ना। कुछ और बातें, एडजेक्टिव कहाँ लगता है, एडवर्ब कहाँ लगता है, उन सब चीज़ों पर बेस्ड सवाल देखे। ठीक है, आज एक दो कॉन्सेप्ट के बाद मेनली आज का जो टॉपिक है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन द एडवर्ब्स। वेरी कब लगाना है, मच कब लगाना है, वेरी कब लगाना है, टू कब लगाना है ना। डिफरेंस बिटवीन द एडवर्ब्स बेसिकली आज का जो एडवर्ब का टॉपिक है। ये एडवर्ब की अपनी लास्ट क्लास है, 2 ही क्लास में फिनिश हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक और है जो एडवर्ब से ही रिलेटेड है, जनरली एडवर्ब के साथ ही पढ़ा जाता है, इनवर्जन। ठीक है, उसको भी आप एडवर्ब का पार्ट या एडवर्ब का अंश ही समझ सकते हैं। ठीक है, वो अपनी इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कर लेंगे। क्लियर? आ जाइए। इसको देखो जरा, सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब्स याद करने वाला सवाल है। याद करने वाला सवाल है कि अगर ये 3 टाइप की, जैसे याद है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का सीक्वेंस था, प्रोनाउन के अंदर वो 231 123 वाली बात थी, वैसे ही याद करने वाली बात है कि अगर ये 3 टाइप की एडवर्ब एक साथ आए, प्लेस वाली, टाइम वाली, मैनर वाली, तो फिर सीक्वेंस ये रखना है। एमपीटी रूल भी बोलते हैं इसको। पहले मैनर लगेगा, फिर प्लेस लगेगा, फिर टाइम लगेगा। अगर ये 3 टाइप की एडवर्ब एक साथ आएंगी, मैनर वाली, प्लेस वाली, टाइम वाली, तो इनका सीक्वेंस होगा एमपीटी। ठीक है, ये सेंटेंसेस हैं। पहले 2 सेंटेंसेस को एक बार आप ऑब्जर्व करो। ठीक, ट्राई करने की कोशिश करो, एक बार देखने की कोशिश करो कौन सी टाइप का एडवर्ब है, ट्राई तो करो। हाँ जी, अब पहला वाला जो सेंटेंस है इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा सब्जेक्ट, परफॉर्म्ड हो गया वर्ब, देयर कौन सा एडवर्ब है, ये एडवर्ब है प्लेस वाला। ठीक, वेरी कौन सा एडवर्ब है, ये एडवर्ब है डिग्री वाला। वेल कौन सा एडवर्ब है, ये एडवर्ब है मैनर वाला। यस्टरडे कौन सा एडवर्ब है, ये एडवर्ब है प्लेस वाला। तो अगर ये तीनों साथ में लगाने तो क्या सीक्वेंस होना चाहिए था, मैनर प्लेस टाइम होना चाहिए था। अब ये वेरी तो ऑब्वियस बात है कि देयर या यस्टरडे के साथ तो जाएगा नहीं, वेरी तो वेल के साथ ही रहेगा। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ये जो वेरी वेल है, ये जो वेरी वेल है, इसकी पोजीशन यहाँ पर सही नहीं है, हमें इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था। आप ये भी सोच सकते हैं कि देर बाद में आएगा, या आप ये सोच लो वेरी वेल बात पहले जाएगा, बात एक ही। ठीक है, आप अगर ये सोचेंगे कि देर बाद में जाएगा या वेरी वेल पहले जाएगा, बात एक ही है। ऐसा नहीं होगा कि इनके बीच में स्लैश आ जाए और फिर आप सोचो कि देर वाले पार्ट में एरर मार्क करूँ कि इसमें मार्क करूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा एक ही पार्ट में मिलेगा आपको पेपर में भी, तो उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर होगी इतनी बात? ऐसे ही ही बिहेव्ड एट द पार्टी वेरी एरोगेंटली। उसने पार्टी में बिहेव किया बड़ा एरोगेंटली। अब यहाँ पे क्या बना, शी सब्जेक्ट बना, बिहेव्ड वर्ब बना। कैसे कैसे बिहेव किया उसने, एरोगेंटली बिहेव किया। ये एडवर्ब है कौन सा, मैनर वाला। ये कौन सा है, डिग्री वाला, है ना। एड प्रीपोजिशन है, पार्टी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और अगर बात करें दोनों कौन सा बना रहे हैं, ये बना रहे हैं एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। मेरी बात आ रही है समझ में? शी बिहेव्ड एट द पार्टी वेरी एरोगेंटली। अब आपको पता है पहले मैनर आना था, फिर प्लेस आना था, फिर टाइम आना था। टाइम अगर नहीं दिया हुआ तो घर से मत लगा देना कहीं ज़बरदस्ती का, अब येस्टरडे या ऐसा कुछ मत लिखना ज़बरदस्ती। जो दिया हुआ है उसका सीक्वेंस सही करना है। मैनर, प्लेस और टाइम जितने दिए हों उनका सीक्वेंस अपन ठीक कर देते हैं। अब आप या तो ये सोच लो कि वेरी एरोगेंटली पहले जाएगा, या ये सोच लो कि एट द पार्टी बाद में जाएगा, बात एक ही है। ठीक है, अभी के लिए मैंने इसको गोले से मैं डाल ही रखा है, तो उठा के क्यों ना इसी को इधर लिख देता हूँ। लो, मैं फिर बता रहा हूँ, बात एक ही है। आप ये सोचें कि वेरी एरोगेंटली पहले जाएगा, चाहे आप सोचें ये बाद में जाएगा, बात एक ही है। क्लियर है? चलिए, इस पे पी लिख दिया क्या गलती से मैंने, टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें मैंने शायद एक बार पहले भी किसी लेक्चर के अंदर बोला था। अगर कोई छोटा मोटा कहीं बाय लिखना रह गया,
फ्लो में मैं बोल सही रहा हूँ लेकिन गलती से कुछ ऐसे लिख दिया, तो इतना मुझे लगता है कि इतना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि आप खुद से अब जज कर सकते हो कि हाँ भैया क्या चीज़ क्या सही है ना। इस पे आ जाइए। ही केम लेट एट द पार्टी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ही सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, ये लेट एडवर्ब है टाइम वाला, लेट एडवर्ब है टाइम वाला, एड प्रीपोजिशन और पार्टी इज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना। और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं कौन सा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। अब होना क्या चाहिए था, क्या होना चाहिए था, होना चाहिए मैनर प्लेस टाइम। तो कायदे से क्या होना चाहिए था, ही केम एट द पार्टी लेट, ही केम एट द पार्टी लेट, ऐसा होना चाहिए, हाँ कि ना। लेकिन ध्यान देना ये पेपर में नहीं आएगी, ये वाली बात ये पेपर में नहीं आएगी, आपको मैंने इसलिए बताई है, ये जो बात है ये पेपर में नहीं आएगी, पेपर में आया तो यही आएगा। ये वाली बात मैंने आपको इसलिए बताई है, कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और कहीं कुछ सोर्स से रीड कर रहे हो तो उस केस में आपको ऐसा दिखे कि यार ये क्या होगा, एम्पिटी रूल तो लगा ही नहीं। तो ये जो वर्ब होती है जिनका मतलब आना जाना होता है, कम, गो, अराइव, रीच, इस टाइप की जो वर्ब होती हैं, इनके अंदर आप देखोगे कि बहुत बार हम एम्पिटी रूल को अवॉइड कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बात आपको बताई मैनर प्लेस टाइम वाली, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर ये एम्पिटी रूल नहीं चलता, कम, गो, रीच, अराइव ऐसी टाइप की जो वर्ब होती हैं। यानी ये वाला जो अपना सेंटेंस था, ये लास्ट वाला, ये नो एरर है, ये नो एरर है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ नो एरर को, क्योंकि कुछ लोगों का थोड़ा भरोसा मुझे कम है, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस में इसके नीचे लिख देता हूँ, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस, और यहाँ बड़ा बड़ा टिक मार के लिख देता हूँ नो एरर, ठीक है। कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनका मतलब आना जाना होता है, उस केस में अपन कई बार टाइम को प्रायोरिटी देने के लिए पहले लिख देते हैं, तो एम्पिटी रूल कम, गो, अराइव इन वर्ब पर फॉलो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। फिर वही क्यों नहीं होगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये वो कन्वेंशन की बात है यार, ये सारी कन्वेंशन की चीज़ें हैं। कोई ग्रामर का रूल होता तो मैं इसका लॉजिक देता, वो आपको अच्छा भी लगता। ये सिंपल कन्वेंशन की बातें कि ये 3 टाइप के एडवर्ब साथ में लिखोगे तो इस सीक्वेंस में लिखना, इतनी सी बात है। नेक्स्ट पर जाइए, इस पे आओ जरा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो थोड़े से डेंजरस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो थोड़े से डेंजरस है। डेंजरस क्यों कह रहा हूँ, ये जैसे ही इनकी पोजीशन बदलती है ना, ये सेंटेंस का मीनिंग बदल देते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इनकी पोजीशन ना हमें बड़े सोच समझ के लगानी पड़ती है, जैसे इवन हो गया, ओनली हो गया, जस्ट हो गया, टू हो गया, ये एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, एडवर्ब भी बन जाते हैं। कई किताबों में ऐसे भी लिखा होता है कि ये ऐसी एडवर्ब है, ये ऐसी एडवर्ब है जो नाउन प्रोनाउन के साथ भी लगाई जा सकती हैं। आप वैसे ना पढ़ के, वो गलत बात है, मतलब वैसे नहीं पढ़ना चाहिए। जबरदस्ती आप एडवर्ब से नाउन या प्रोनाउन को कोई नई ही बच्चे के दिमाग में कुछ गंद भर रहे हो। भैया बात ऐसी है कि ये ऐसे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों टाइप से काम कर लेते हैं, और ये ऐसे वर्ड हैं इनकी पोजीशन थोड़ी सोच समझ के लगानी पड़ती है। उस बात को और अच्छे से समझोगे, एक काम करो, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, एक बार आप सोचने की कोशिश करिए कि इन सेंटेंसेस में सिर्फ एक ही वर्ड चेंज हो रहा है। देखो ओनली, ओनली की पोजीशन चेंज होती हुई जा रही है। क्या ओनली की पोजीशन चेंज होने से इस सेंटेंस के अंदर कुछ मीनिंग में चेंज आ रहा है? करना एक बार ट्राई। एक बार इन सेंटेंसेस को रीड करो, और रीड करके चेक करो क्या ओनली की पोजीशन चेंज होने से सेंटेंस के मीनिंग में कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या। पढ़ना अपने आप से। हाँ जी, जब आपने लिखा ओनली माई सिस्टर गेव मनी टू मी, तो इसका मतलब होता है सिर्फ मेरी बहन ने दिए पैसे। चाचा से मांगे, ताऊ से मांगे, मम्मी से मांगे, किसी ने नहीं दिए। ओनली माई सिस्टर, सिर्फ मेरी बहन ने दिए मुझे पैसे। अच्छा,
माई ओनली सिस्टर, बोलते ना माई ओनली सिस्टर, माई ओनली ब्रदर, तब इसका मतलब हो जाता इकलौता। मेरी इकलौती बहन ने दिए थे मुझे पैसे, मेरी इकलौती बहन ने पैसे दिए थे मुझे। जब आप लिखोगे माई सिस्टर ओनली गेव मनी टू मी, तो इसका मतलब हो जाएगा मेरी बहन ने सिर्फ दिए थे पैसे। अब मान लो कोई बातचीत हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, तूने जरूर उससे पैसे लिए होंगे, है ना। तूने या उस उसने जरूर तुझसे पैसे लिए होंगे, तेरी बहन ने जरूर तुझसे पैसे लिए होंगे। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने सिर्फ मुझे दिए थे पैसे, लिए हुए मुझसे कुछ नहीं। शी ओनली गेव मनी, उसने सिर्फ दिए थे मुझे पैसे। माई सिस्टर गेव ओनली मनी टू मी, माई सिस्टर गेव ओनली मनी टू मी, मेरी बहन ने सिर्फ पैसे दिए थे मुझे, और कोई खाने पीने का सामान, खिलौने वगैरह और कुछ नहीं दिया था, मेरी बहन ने सिर्फ पैसे दिए थे मुझे। अच्छा, माई सिस्टर गेव मनी ओनली टू मी, ये इसके वाले केस में ओनली यहाँ भी लिख सकते हो और ओनली यहाँ भी लिख सकते हो। यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। माई सिस्टर गेव मनी ओनली टू मी कह दो, चाहे टू मी ओनली कह दो, बात एक ही। मेरी बहन ने पैसे दिए सिर्फ मुझे। ओनली टू मी और टू मी ओनली दोनों का मतलब सेम ही है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ओनली की पोजीशन जैसे ही मैं चेंज करता हूँ वैसे ही सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, हाँ कि ना। तो जो आप मीनिंग देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मेरा मन था ये देने का, मेरा मन था ये मीनिंग देने का कि मेरी बहन ने सिर्फ मुझे दिए थे पैसे, तो मुझे इनमें से एक लिखना चाहिए था, और लिख दूं मान लो मैं ये वाला, तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन वर्ड्स को जो आप मीनिंग देना चाहते हो उसके अनुसार इनकी पोजीशन का थोड़ा सा ध्यान रखना। कहीं ऐसा मत कर देना कि मीनिंग कुछ देना था और पोजीशन कुछ की कुछ लगा दी। ये ऐसे वर्ड हैं, इवन हो गया, ओनली हो गया, जस्ट हो गया, टू हो गया, ये ऐसे वर्ड हैं, इनकी पोजीशन से सेंटेंस के मीनिंग में डिफरेंसेस आ जाते हैं। एक आपने सेंटेंस पढ़ाते हुए देखा होगा लोगों को, आई लव यू, किसी ने आपको कहा आई लव यू, पलट के आपने कह दिया आई लव यू टू। अक्सर अपन यही जवाब देते हैं, हाँ कि ना। किसी ने आपको कहा आई लव यू और आपने आपने आगे पलट के कह दिया आई लव यू टू। अब ये टू का मतलब भी होता है, टू का मतलब भी होता है। तो अब देखो क्या हुआ, उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं तुमसे बोला मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने कहा मैं प्यार करता हूँ तुम्हें भी, मैं प्यार करता हूँ तुम्हें भी। क्या मतलब हो गया इस बात का कि यानी एक तो मेरी पहले से है, तो भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ये मतलब हो गया इसका। तो आई लव यू का आपने क्या जवाब दे दिया, आई लव यू टू, मैं प्यार करता हूँ तुम्हें भी। गड़बड़ होगी, कहना क्या था, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। तो ये जो टू है इसकी सही पोजीशन, इस टू की सही पोजीशन यहाँ ना होके यहाँ होनी चाहिए थी। लेकिन स्पोकन वगैरह में, इनफॉर्मल वगैरह में खूब धड़ल्ले से चलता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्योरिस्ट ग्रामर की बात करें, अगर प्योरिस्ट ग्रामर की बात करेंगे तो इस मीनिंग को देने के लिए कि मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, इस टू की पोजीशन यहाँ होनी चाहिए थी। मेरी बात आ रही है समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी इन वर्ड्स को लगाएं, जब भी इन वर्ड्स को लगाएं तो थोड़ा सोच समझ के लगाएं, सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग लगाएं। चलो, अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, पहले आप ट्राई करिए, आराम से सेंटेंस का मीनिंग निकालिए, देखिए कि मीनिंग हमें देना क्या था और कहीं हमने पोजीशन गलत तो नहीं लगा रखी। एक ट्राई आप करिए, फिर मैं कराता हूँ, करो ट्राई जरा। खाली मत बैठो, देखो यार ये प्योर मीनिंग बेस्ड बात है। अब मैं तो खट 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 आंसर बता ही दूंगा, एक ट्राई अपने आप करो ना, तभी तो मजा आएगा। हाँ जी,
कर लिया। ही हैज़ ओनली ईटन 2 slices ऑफ ब्रेड एंड नथिंग एल्स। ठीक है, ओनली ईटन का तो मतलब हो जाएगा उसने सिर्फ खाया, उसने सिर्फ खाई थी ब्रेड। और क्या ब्रेड के साथ डिस्को डांस करते हो, खाने की काम आती है। कहना क्या था, कहना यह था कि उसने सिर्फ 2 स्लाइस खाई ब्रेड की और कुछ नहीं खाया बेचारे ने। आ रही बात समझ। देखो ओनली चेंज करने से, देखो अगर मान लो मैं ओनली को ही से पहले ले जाऊं, ओनली ही हैज़ ईटन, सिर्फ उसने खाई है ब्रेड, सिर्फ उसने खाई है, ओनली ही हैज़ ईटन। अगर लिख दूं मैं ही हैज़ ईटन ओनली 2, उसने खाई है, उसने खाई है सिर्फ 2 स्लाइस। अच्छा, ही हैज़ ईटन 2 slices ऑफ ब्रेड ओनली, तब क्या मतलब हो जाएगा इसका, इसका मतलब हो जाएगा कि और भी कोई ऐसी चीज़ थी जिसके स्लाइस रखे हुए थे वहाँ पे। ब्रेड के अलावा और भी किसी चीज़ के स्लाइस हो सकते हैं, चीज़ के स्लाइस हो सकते हैं XYZ, और 50 चीज़ों के स्लाइस हो सकते हैं। उसने 2 स्लाइसेस खाए सिर्फ ब्रेड के, और किसी चीज़ के स्लाइस उसने नहीं खाए। आ रही है बात समझ में। तो कहने का मतलब वही वाली बात है कि भैया ओनली को अगर आप चेंज करते जाओगे तो पोजीशन चेंज करने से मीनिंग चेंज होता जाएगा। अब हमें सेंटेंस पढ़ के और कुछ नहीं खाया से पता चल रहा है कि शायद ही इसी बात पर स्ट्रेस देना चाह रहा था कि 2 ही स्लाइस खाई, ज़्यादा कुछ नहीं खाया। तो यहाँ पे मीनिंग के अनुसार जो बेस्ट मीनिंग है, जो सारी दुनिया देखेगी समझेगी, मैक्सिमम 99% लोग जो इस सेंटेंस का मीनिंग निकाल लेंगे, उस हिसाब से ओनली को यहाँ रखना बेस्ट रहेगा। क्लियर हो गया। मैं फिर बता रहा हूँ, हो तो बहुत कुछ सकता है, सिर्फ उसने 2 स्लाइस खाए हैं, बाकी सब भूखे रह गए जो भी है ना। लेकिन ये नथिंग एल्स जो है ना, मेन यहाँ से पता चल रहा है और कुछ नहीं खाया, और कुछ नहीं खाया, यानी सिर्फ 2 ही स्लाइस खाई, इस बात पे स्ट्रेस देना था। इससे पता चल रहा है कि ये वाला बेस्ट मीनिंग रहेगा। अगर ये वाली बात ना लिखी होती, अगर ये बात ना लिखी हो, फिर तो चाहिए लिख लो ओनली ही हैज़ ईटन, सिर्फ उसने खाए हैं 2 ब्रेड के स्लाइस, और तो किसी ने कुछ नहीं खाया, पैकेट ऐसे का ऐसा रखा हुआ है। अगर ये वाली बात ना लिखी हो तो ओनली की पोजीशन और भी पॉसिबल हो जाएंगी। फिलहाल इसको देख के पता चल रहा है कि बेस्ट इसी से मीनिंग निकलेगा। नेक्स्ट पे देखो, अब माउस कैन इवन हेल्प अ लायन। एक जो चूहा होता है वो मदद भी कर सकता है शेर की। एक जो चूहा होता है मदद भी कर सकता है शेर की, भी इसका मतलब मदद भी कर सकता है शेर की। और तो काम करता ही है वो शेर के लिए, जैसे सुबह उठ के नाश्ता बनाना, आलू के पराठे बनाना, सिर की मालिश करना, पैर के नाखून काटना, ये सब काम तो चूहा करता ही है। इसके अलावा मदद भी कर देता है। कहना क्या था, कहना यह था कि किसी को छोटा नहीं आंकना चाहिए। एक चूहा भी मदद कर सकता है शेर की, और ऐसे भी कह सकते हो एक चूहा शेर की भी मदद कर सकता है। तो ये जो इवन है, इसकी पोजीशन या तो यह लिखो इवन अ माउस, या तो इसकी पोजीशन यहां पे लिखो इवन अ माउस, एक चूहा भी। इसकी पोजीशन या तो शुरू में लेके जाओ इवन अ माउस, या फिर इसकी पोजीशन लेके आओ अ माउस कैन हेल्प, अ माउस कैन हेल्प इवन अ लायन। दोनों तरह का चल जाएगा, यहाँ भी चल जाएगा, यहाँ भी चल जाएगा। बस यहाँ जो फिलहाल लिखा हुआ वो गलत है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं। ऐसे आप दोनों जगह ले सकते हो। एक चूहा भी मदद कर सकता है शेर की, एक चूहा मदद कर सकता है शेर की भी, तो दोनों तरीके से चल जाएगा। ठीक है, अभी ऐसा नहीं आएगा कि पेपर में दोनों में से आप पूछिए ये कौन सा, आएगा नहीं। दोनों ही सही हैं, दोनों के मतलब मीनिंग सही कन्वे हो रहा है। इस पे आओ। माई ओनली सिस्टर, मेरी इकलौती बहन ने पैसे दिए थे मुझे, मेरी इकलौती बहन ने पैसे दिए थे मुझे, इसलिए मेरे भाई नाराज हो गए। इसलिए मेरे भाई नाराज हो गए, किस बात पे क्यों नाराज हो जाएंगे वो? भाई वगैरह नाराज तब होंगे जब बहन जो है वो पैसे सिर्फ मुझे दे के चली जाए। बहन आई थी, बहन आई, हम 3 भाई हैं, बहन हमारी बड़ी थी, उसकी शादी वादी हो चुकी है, बहन आई, हम तो वैसे तो बहनों को पैसे दिए जाते हैं, लिए थोड़ी जाते हैं, लेकिन हम छोटे हैं, हम बिल्कुल छोटे हैं, बहन हमारी बहुत बड़ी थी, है ना। वो अपना आई, जाते जाते हमको चीज़ खाने के लिए पैसे दे के जाने थे, मुझे दे गई, बाकियों को नहीं दे के गई, तभी तो बाकी नाराज होंगे। तो यहाँ पे बेस्ट मीनिंग पॉसिबल तब होता जब यहाँ पे हम लिखते माई सिस्टर गेव मनी ओनली टू मी, या टू मी ओनली। या तो इसको यहाँ लिख सकते हो या फिर इसको यहाँ लिख सकते हो, दोनों जगह ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। ओनली टू मी कह दो चाहे टू मी ओनली कह दो, बात एक ही होती है। क्लियर हो गया। अब देखो इस इवन की पोजीशन से राहुल का लेवल चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ इवन राहुल कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, अरे राहुल भी सॉल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को। तो जैसे टीचर लोग करते नहीं थे, मान लो तुमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या कहेंगे, क्लास का सबसे रद्दी लड़का होगा ना, उसका एग्जाम्पल लेंगे, अरे यार इसको तो ये भी कर देगा, तो तू तो कर ही सकता है।
और अगर मैं लिख दूं राहुल कैन सॉल्व इवन दीज क्वेश्चंस, राहुल सॉल्व कर सकता है इन क्वेश्चनों को भी, तो राहुल इंटेलिजेंट हो गया कि राहुल जो है नॉर्मल क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही देगा, राहुल सॉल्व कर सकता है इन क्वेश्चनों को भी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे लेकिन फिर वही बात, अगर ये सेंटेंस इतना ही होता, इवन राहुल कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राहुल कैन सॉल्व इवन दीज क्वेश्चन, तब तो दोनों हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ इससे हमें पता चल रहा है तो तू क्यों नहीं कर सकता, सो वाई कांट यू, तू क्यों नहीं कर सकता, इससे पता चल रहा है कि इसका मतलब राहुल रद्दी बालक है। तो एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि राहुल भी सॉल्व कर सकता है इन क्वेश्चनों को, तो तू क्यों नहीं कर सकता भाई। तो यहाँ पे ये जो इवन है ये जाएगा राहुल से पहले, इवन राहुल कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और इसी सेंटेंस के अंदर अगर मैं आगे ये लिखता, अगर यही सेंटेंस रहता और इसकी जगह पे मान लो मैं ये लिख दूं, इसकी जगह पे मान लो मैं ये लिख दूं बिकॉज ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अगर मैं लिख दूं बिकॉज ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तब क्या करना पड़ेगा, तो राहुल कैन सॉल्व इवन दीज क्वेश्चंस, तब ये इवन आता दीज से पहले। मेरी बात आई समझ में? तो आपको आगे कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा लिख के देगा जिससे आपको पता चल जाए कि क्या मीनिंग देना है, और जैसा मीनिंग देना है उसके हिसाब से ओनली टू इवन इनकी पोजीशन को रखा जाता है। क्लियर होगी इतनी बात? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाइए। अब हम देखते हैं कुछ एडवर्ब्स के बीच में डिफरेंसेस। ठीक, जैसे ये कुछ पुरानी एडवर्ब्स हैं, ये कुछ पुरानी एडवर्ब्स हैं, मुझे नहीं लगता क्लास के किसी एक बच्चे ने भी कभी पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी हो, किसी टीचर से पढ़ा हो तो बात हो रहा है, अदरवाइज आपने कभी न्यूज़पेपर में किसी बुक में कहीं भी ये वाली एडवर्ब कभी देखी होंगी। पुरानी है, ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, आजकल यूज़ होती नहीं है, इसीलिए अजीब लगती हैं और इसीलिए इन पे एरर आने की संभावना भी बन जाती है, क्योंकि बच्चे को अजीब लगेगा, बच्चा एरर टिकाएगा, है ना। आ जाइए ज़रा, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम इफ एवर, ये पूरा एक ही है, इसको आगे मत तोड़ना, ये पूरा एक ही एडवर्बियल फ्रेज है। सेल्डम इफ एवर का मतलब होता है वैसे तो कम ही, वैसे तो कम ही, लेकिन कभी कभार। ठीक है, अगर मैं कहूँ सेल्डम इफ एवर, वी सेल्डम इफ एवर गो देयर, मतलब हम वहाँ कभी कभार चले जाते हैं, कभी कम ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि रोज ही जाते, कभी लेकिन कभी कभार चले जाते हैं। और वी सेल्डम और नेवर गो देयर, हम वहाँ कभी नहीं जाते, ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करेगा, इसका मतलब होगा बिल्कुल ना के बराबर, और इसका मतलब होता है कम जाते हैं लेकिन कभी कभार, समटाइम्स चले जाते हैं। अच्छा, लिटिल इफ एनीथिंग का मतलब होता है थोड़ा मोटा। अगर मैं कहूँ आई नो लिटिल इफ एनीथिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में थोड़ा मोटा, ज़्यादा तो नहीं जानता, थोड़ा मोटा जानता हूँ। आई नो लिटिल और नथिंग अबाउट हिम, अगर ऐसा लिखूँ तो मैं उसके बारे में ना के बराबर जानता हूँ। तो सेंटेंस पे डिपेंडेंट है, आप मीनिंग देखोगे और इनमें से एक लगाओगे। फिर से देख लो, सेल्डम ई फेवर का मतलब, सेल्डम ई फेवर का मतलब पॉजिटिव सेंस में, हाँ कभी कभार कर लेते हैं हम ये काम, सेल्डम और नेवर कभी नहीं करते। लिटिल इफ एनीथिंग, देखो ये जनरली फ्रीक्वेंसी के लिए आएगा, ये किसी काम के होने की फ्रीक्वेंसी के लिए आएगा, ये किसी काम के होने की फ्रीक्वेंसी के लिए आएगा, कोई काम कितनी बार होता है। ठीक है, और ये वाले आएंगे किस चीज़ की क्वांटिटी को दिखाने के लिए, ये आएगा किसी चीज़ की क्वांटिटी को दिखाने के लिए। ठीक, कि मैं उसे थोड़ा मोटा जानता हूँ, मैं उसे ना के बराबर जानता हूँ, ऐसे वाले सेंस में। ठीक, करिए ट्राई। ये 5 सेंटेंसेस हैं, एक बार इनको आराम से पढ़िए, देखिए क्या मीनिंग है और फिर उस हिसाब से लगाइए। मीनिंग बेस्ड है ये, इसमें कोई ग्रामर नहीं है, प्योर मीनिंग की बात है। प्योर, जैसे वो लिटल अ लिटल नहीं था यार, कि हाँ पॉजिटिव सेंस में कन्वे करना हो तो और लिटल लगता है, ना के बराबर कहना हो तो लिटल लगता है, वो मीनिंग की बात थी ना, उसमें ग्रामर क्या थी, प्योर मीनिंग बात थी वो। तो सेंटेंस का मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो ये सवाल आपसे नहीं होंगे। सेंटेंस का मीनिंग निकालिए और करिए, खाली मत बैठिए।
हाँ जी, आ जाइए। वी सेल्डम, क्या लगेगा? सेल्डम इफ एवर, सेल्डम इफ एवर लगेगा, सेल्डम और नेवर लगेगा। इसको एक बार छोड़ देते हैं, आगे पढ़ते हैं कहना क्या चाहता है। वी हेल्प अवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों की मदद करते हैं। इवन इफ दे आर गिल्टी, चाहे वो दोषी हो तो भी। इवन इफ दे आर गिल्टी, चाहे वो दोषी हो तो भी। अब ये चाहे वो दोषी हो से पता चल रहा है कि ये मदद तो करता है। देखो समझना, यहाँ पे सेल्डम इफ एवर लिखोगे तो हम कभी कभार अपने दोस्तों की मदद कर देते हैं चाहे वो दोषी हो तो भी। वी सेल्डम और नेवर, हम अपने दोस्तों की मदद कभी नहीं करते चाहे वो दोषी हो तो भी। कोई सेंस निकलेगा सेकंड वाले का? चाहे वो दोषी हो तो भी, जनरली क्या होगा, मान लो आपके दोस्त की गलती है तो उसकी मदद करनी चाहिए क्या आपको? नहीं करनी चाहिए ना। लेकिन फिर भी इसने लिखा हुआ चाहे वो दोषी हो तो भी, यहाँ से पता चल रहा है कि मदद तो ये करता है। हम कभी कभार अपने दोस्तों की मदद कर देते हैं चाहे वो दोषी हो तो भी। आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हो गाड़ी में, ठीक है, दोस्त के साथ जा रहे हो गाड़ी में, दोस्त ने एकदम से कट मार दिया दूसरी गाड़ी के साथ, गाड़ी भिड़ गई, ठीक, आपके दोस्त की ही गलती है। अब वो गाड़ी वाला उतर के आपके दोस्त को मारने आया तो तुम भी उसके साथ मिलके अपने दोस्त को कूट दोगे कि उसको कूट दोगे? तो कई बार हम अपने दोस्तों की मदद करते हैं, कई बार हम अपने दोस्तों की मदद करते हैं चाहे उनकी गलती हो तो भी। ये मतलब देना था। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेल्डम इफ एवर, कभी कभार हम अपने दोस्तों की मदद करते हैं चाहे उनकी गलती हो तो भी। क्लियर हो गया? इस पे आओ। इसको ब्रेक ब्रेक करने की अभी कोशिश मत करना है, नीचे वाले को बीइंग वाले सेंटेंस कैसे ब्रेक होते हैं ये एडवांस वर्ब में पढ़ेंगे। अभी ज़बरदस्ती करोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। मीनिंग मुझे लगता है आप सबको इसका निकालना आता होगा। बेसिकली क्या होता है, ये जो बीइंग के साथ लिखा होता है और ये वर्ब के बाद लिखा होता है, ये दोनों बातें इसके लिए लिखी जाती हैं। कॉमा के बाद लिखा हुआ जो नाउन होता है ना, कॉमा के बाद लिखा हुआ जो नाउन होता है उसी के लिए दोनों बातें लिखी जाती हैं। एक एक्सीलेंट टीचर होने की वजह से, बीइंग एन एक्सीलेंट टीचर की, ही, बी की, बीइंग क्या है? बी की फॉर्म है, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का काम क्या होता है? किसी के बारे में कुछ बताना। तो बीइंग के साथ जो लिखते हो वो भी इसके बारे में लिखा हुआ और अगला भी इसके बारे में लिखा हुआ है। यानी एक्सीलेंट टीचर किसको कह रहे हो आप? मिस्टर गुप्ता को। एक्सीलेंट टीचर है जी मिस्टर गुप्ता। एक एक्सीलेंट टीचर होने की वजह से सेल्डम इफ एवर मेक्स मिस्टेक्स, वो एक एक्सीलेंट टीचर है, वो एक एक्सीलेंट टीचर है। मिस्टर गुप्ता एक एक्सीलेंट टीचर और मिस्टर गुप्ता कभी कभार गलतियां कर देते हैं। एक्सीलेंट टीचर है, कभी कभार गलतियां करते हैं, ये कहोगे। एक्सीलेंट टीचर है इसलिए ना के बराबर गलती करता है, ये कहोगे, हाँ कि ना? तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था सेल्डम और नेवर। यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था सेल्डम और नेवर, क्योंकि वो एक्सीलेंट टीचर है इसलिए वो ना के बराबर ही गलती करते हैं। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस को देखो, डिस्पाइट बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के बावजूद, एक टीचर होने के बावजूद, अब ये के बावजूद से हमें पता चल रहा है, के बावजूद से हमें पता चल रहा है, वैसे तो टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ना के बराबर ही गलती करे। एक टीचर होने के बावजूद, इससे हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब ये बंदा गलतियां करता है। तो यहाँ पे ये जो सेल्डम इफ एवर लगा हुआ है इसका मतलब कभी कभार गलतियां वो कर देता है। एक टीचर होने के बावजूद, एक टीचर होने के बावजूद कभी कभार वो गलतियां कर देता है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये नो एरर है। क्लियर हुई इतनी बात? सेल्डम इफ एवर माने कभी कभार, सेल्डम और नेवर माने बिल्कुल ना के बराबर। ठीक, पहले सेंटेंस का मतलब क्या था? चाहे हमारे दोस्त दोषी हो ना, चाहे हमारे दोस्तों की गलती हो, तो भी हम ना के बराबर उनकी मदद करते हैं कि कभी कभार मदद कर देते हैं? कभी कभार मदद कर देते हैं, तो सेल्डम इफ एवर। एक एक्सीलेंट टीचर, एक एक्सीलेंट टीचर ना के बराबर गलती करेगा कि कभी कभी गलती करेगा? ना के बराबर गलती करेगा, तो सेल्डम और नेवर। एक टीचर होने के बावजूद, एक टीचर होने के बावजूद वो कभी कभार गलतियां कर देता है कि वो एक टीचर होने के बावजूद ना के बराबर गलतियां करता है। अगर तुम यहाँ पे सेल्डम और नेवर लगा दोगे तो मतलब हो जाएगा क्या कि टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो गलतियां करे। तो एक टीचर होने के बावजूद वो कभी कभार गलतियां कर देता है, ये मीनिंग देना था। तो सेल्डम इफ एवर एकदम सही है। इस पर आइए, वह डैश जानता है साइंस के बारे में फिर भी इतना दिखावा करता है। तो यहाँ पे स्टिल का मतलब होता है फिर भी, कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाता है। फिर भी इतना दिखावा करता है,
तो क्या कहना चाह रहे होगे, वो ना के बराबर जानता है साइंस के बारे में, धेला साइंस नहीं आती उसको, फिर भी इतना दिखावा करता है। तो यहाँ पे लिटल और नथिंग आना चाहिए था। पूरा ही दोबारा लिख दूं क्या? यहाँ पे अपने को लिखना चाहिए था लिटल और नथिंग। वो ना के बराबर ही जानता है, वो साइंस के बारे में ना के बराबर जानता है, धेला साइंस नहीं आती उसको, फिर भी दिखावा करता है। अच्छा, टू गेट दिस जॉब, इस जॉब को प्राप्त करने के लिए, टू गेट दिस जॉब, इस जॉब को प्राप्त करने के लिए उसे कम से कम कार्स के बारे में, मान लो कोई कार की कंपनी में जॉब करने के लिए आपने बोला कि यार ये दोस्त को लगवा दे, या फिर अपने भाई को कह रहे हो यार मेरा दोस्त है यार लगवा दे इसको। भाई देख, इस नौकरी को पाने के लिए, इस नौकरी को पाने के लिए उसको थोड़ा मोटा तो ज्ञान होना चाहिए कार्स के बारे में, उसको कम से कम थोड़ी मोटी नॉलेज तो होनी चाहिए, उसे थोड़ी मोटी नॉलेज तो होनी चाहिए। हाँ जी, ही शुड नो एटलीस्ट दिस, इतना तो आना चाहिए। तो क्या उसे ना के बराबर आना चाहिए कि थोड़ा मोटा तो आना चाहिए? तो यहाँ पे लिटल इफ एनीथिंग क्या आ जाएगा जी? यहाँ पे आएगा लिटल इफ एनीथिंग, थोड़ा मोटा तो आना चाहिए। बिल्कुल ही भंटा धरा, पता नहीं उन गाड़ी की कंपनी में कैसे लगवा दूं। बोलो जी, क्लियर होगी इतनी बात? चलो नेक्स्ट पे आओ। अब ये दो वर्ड हैं, देखो, एक वर्ड है टू मच, एक वर्ड है टू मच, ये एडजेक्टिव की तरह से काम करता है, और एक वर्ड है मच टू, ये एडवर्ब की तरह से काम करता है। ठीक, ऐसी मैंने आपको क्या कहा, ये ऐसी एडवर्ब जनरली आपको नजर नहीं आएंगे, टू मच तो फिर भी नजर आ जाता है, जैसे सेल्डम, इफ एवर, सेल्डम और नेवर, पिछली चार। और ये मुझे बता दो एक भी बच्चा कि किसी ने कभी सुनी है ये पुरानी एडवर्ब है, आजकल यूज नहीं होती है, लेकिन पढ़नी क्यों पड़ती है? क्योंकि बच्चे इसको देखेगा तो उसको ये अटपटी लगेंगी, इसलिए इस पेपर में कोशिश ऐसी करी जाती है कि जानबूझ के ऐसा लिखो जो पढ़ने सुनने में उसको अटपटा लगेगा, बच्चा एरर टिकाएगा, जबकि नो एरर होंगे। ऐसी बात पूछने में ही तो मुश्किल सवाल बनेगा ना, कि जो चीज़ बच्चों को नॉर्मली ना पता हो। तो ओनली टू का मतलब होता है वेरी, नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। आ रही बात समझ में? ये चार वर्ड्स हैं, चारों के मीनिंग मैंने ऊपर लिख रखे हैं, इनके बेस्ड पर ये चार सेंटेंसेस हैं। कर दो यार, करो ट्राई। टू मच एडजेक्टिव है, मच टू एडवर्ब है, ओनली टू मतलब वेरी, और नन टू मतलब नॉट वेरी। पढ़ना जरा चारों सेंटेंसेस को। ये चीज़ें आपने पहली बार सुनी है, लेकिन सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अगर खुद से कर दोगे ना, खुद से यहाँ क्लास क्लास में भी अगर आप दिमाग लगा लोगे तो पेपर में दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर क्लास में खुद से दिमाग लगा दिया और नोट्स पे लिख दिया, चीज़ें नई भले ही हों आपके लिए, लेकिन हैं बहुत आसान। आ जाइए। फ्रीडम फाइटर्स ने, यानी जो अपने आज़ादी के लिए लड़ने वाले क्रांतिकारियों ने, फ्रीडम फाइटर्स ने सहा बहुत सारा पेन, फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत पेन सहा हमारे देश की आज़ादी के लिए। तो यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स क्या हो गए आपके? सब्जेक्ट हो गए, सफर्ड वर्ब हो गया, पेन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं? नाउन या प्रोनाउन। पेन क्या है? यहाँ पे नाउन है। नाउन से पहले क्या लगता है? एडजेक्टिव लगता है कि एडवर्ब लगता है? नाउन के लिए क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा कि एडवर्ब आएगा? ऑब्वियसली एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था आपको? टू मच लिखना चाहिए था। क्लियर हुई इतनी बात?
उसके दादाजी की मौत की खबर उसके लिए बड़ी ही पेनफुल थी, बड़ी ही दुखदाई थी। पेनफुल क्या होता है? एडजेक्टिव हो गया, हाँ के ना। जिन वर्ड के लास्ट में फुल आए, आई ओ यू एस आए, ई ओ यू एस आए, क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ए बी एल ई आए, आई बी एल ई आए, एडजेक्टिव होते हैं। और आपको पढ़ के ही पता चल रहा है उसके दादाजी की मौत की खबर उसके लिए कैसी थी? बड़ी पेनफुल थी। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। एडवर्ब करेगा तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? यहाँ पे मैं मच टू लिखना चाहिए था। क्लियर होगी इतनी बात? ही वॉज नन टू हैप्पी टू मीट हर सिस्टर सो ही ऑर्गेनाइज अ पार्टी। नन टू का मतलब होता है नॉट वेरी। वो अपनी बहन से मिलकर खुश नहीं था इसलिए उसने पार्टी दे दी। वाह, ऐसे होने चाहिए लोग। बिल्कुल खुश नहीं था तो पार्टी दे दी, कहीं खुश हो गए तो पता नहीं क्या कर देगा। तो यहाँ पे वो अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश था। ही वॉज नन टू हैप्पी नहीं, ही वॉज ओनली टू हैप्पी। ओनली टू हैप्पी का मतलब होता है वेरी हैप्पी। काफ़ी बच्चे अब सोचेंगे सर यहाँ पे नन, अगर इसका मतलब वेरी होता तो सर वेरी हैप्पी लिख सकते हैं, ही वॉज वेरी हैप्पी लिख दें। हाँ बच्चे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वही बात, वो नॉलेज तुमसे ये टेस्ट करना चाहता था, क्या बेटा तुझे पता है नन टू का ओनली टू का क्या मतलब है? तूने कहा जी अंकल कैसी बात करते हो, छोड़ो ना नन टू ओनली टू, कौन चक्कर में पड़ेगा, वेरी लिखते हैं अपन। तो जो आपका सामने वाला एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है भाई उसको वैसे ही जवाब दे दो ना यार। आ तो यहाँ पे ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी, कुछ आ सकता है। आ जाइए। यू आर ओनली टू रिच टू बाय दिस कार, यू आर ओनली टू रिच टू बाय दिस कार सो डोंट वेस्ट आर टाइम। आप एक शोरूम के अंदर गए, आप एक शोरूम के अंदर गए तो आपने फरारी की रेट वेट पूछ रहे हो, फरारी की अच्छा ये इतने हॉर्स पावर की है, अच्छा इंजन कितने सीसी का है, लेकिन आपकी शक्ल देख के सामने वाले को लग गया कि औकात आपकी ऑल्टो की भी नहीं है ना? हालांकि ये मजाक के लिए मैं बात बता रहा हूँ, अपने पैसे से खरीदी हुई ऑल्टो भी फरारी से कम नहीं होती है, ठीक है? ये वैसे बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, जनरल बात कर रहा हूँ कि बाप के पैसे पे कमाई हुई, बाप के बिजनेस से आई हुई फरारी भी वो मज़ा नहीं दे सकती जो आप अपनी तनख्वाह से अगर जीवन में ऑल्टो भी खरीद लें वो दे देगी, ठीक है? अगर अगर असली मैं, देखो तुम शायद अभी शायद तुम्हें ये बात फील ना हो, लेकिन जब आपकी जॉब वॉब लग जाएगी, आप अर्न करने लग जाओगे, यू विल फील दैट, यू विल फील दैट, ठीक है? आ जाओ। यू आर ओनली, कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है ना। मुझे बहुत बढ़िया से याद है कि मैं जब कमाने लग गया था, थोड़ा मोटा पढ़ाने लग गया साइड बाय साइड, उस टाइम पे मैं अपने लिए पल्सर लेके आया था, एक सेकेंड हैंड, ठीक है? सच बता रहा हूँ, मेरी नज़र में वो सेकेंड हैंड पल्सर 150 सीसी सेकेंड हैंड पल्सर जो थी वो हायाबुसा से कम नहीं थी। और इसीलिए इसीलिए वो मैंने आज से कम भी ज़्यादा नहीं तो कब खरीदी थी वो, 2012 या 13 में खरीदी होगी। 13 में जब ये पढ़ा वढ़ा के साथ साथ कमाने लग गया था ना, महीने के 3-4 हज़ार रुपये कमाता था, जो जोड़ जोड़ के धीरे 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 27,000 रुपये मैंने जोड़े, 27.5 या 28 की आई थी। आज तक वो बेची नहीं है मैंने, ठीक है? क्योंकि वो आपकी खुद की कमाई से खरीदा हुआ पहला व्हीकल था वो, तो वो मैंने बेची नहीं है भाई अभी तक। वो भंगार के रेट में, जिस दिन वो भंगार हो जाएगी उस दिन भले ही चली जाए, मैं नहीं बेच सकता उसको। अपने पैसे की कमाई हुई चीज़ की ना वैल्यू अलग होती है, लेकिन वही है कि यार हर चीज़ आपका मेहनत मांगेगी। अगर आप सोचो कि कोई आके आपके गेट पे पैसे रख के चला जाएगा, वोंट हैपन। आपको उसके लिए मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। सारी उम्र यार माँ बाप से पापा शर्ट दे दो, पापा चश्मा लाना पैसे दे दो, पापा जूते लाने पैसे दे दो, ऐसे ही चलता रहेगा क्या? अभी तो कुछ ऐसे कर। और उन्हें उस माँ बाप को चाहिए भी नहीं तुम्हारा पैसा, नहीं चाहिए भाई। बहुत ही रेयर ही ऐसे घर होंगे, रेयर ही ऐसे घर होंगे जब आप नौकरी लगोगे तब जाके घर में रोटी आ पाए। बहुत हैं, मैं जानता हूँ ऐसे भी हैं कि हाँ भैया घर में दीवार पे प्लास्टर तक, पेंट छोड़ो प्लास्टर तक नहीं है दीवार पे, आपकी नौकरी लगेगी, आप 2 पैसे कमाओगे तब जाके घर पे प्लास्टर होगा, फर्श पक्का होगा, ऐसे भी घर हैं। लेकिन मैक्सिमम घर वही वाले हैं कि बस वो चाहते हैं, उनकी बस इतनी इच्छा है कि जो आप पर जीवन भर उन्होंने खर्चा किया, जो आप पर जीवन भर उन्होंने स्पेंड किया, वो वर्थ इट हो जाए। उनको लगे कि हमने एक पौधा लगाया जिसको सींचा वो फल देने लग गया, दैट्स इट। उनकी इतनी एक्सपेक्टेशन होती है, उन्हें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, बस एक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हाँ यार हमारा बच्चा कामयाब हो गया, दैट्स इट। तो कोशिश करिए, जान लगाइए,
ठीक है, चलो आ जाओ। यू आर ओनली टू रिच, तुम ओनली टू रिच मतलब वेरी रिच, तुम बहुत रिच हो इस गाड़ी को खरीदने के लिए, तो हमारा टाइम वेस्ट मत करो। क्या ये कहना था कि तुम यू आर नॉट वेरी रिच, तुम उतने अमीर नहीं हो, ये तुम उतने अमीर नहीं हो इस गाड़ी को खरीदने के लिए, इस गाड़ी को खरीदने के लिए जितना अमीर होना चाहिए उतने तुम अमीर नहीं हो, इसलिए हमारा टाइम वेस्ट मत करो। तो यहाँ पे आपको ओनली टू नहीं क्या लिखना चाहिए था, यू आर नन टू रिच, तुम उतने अमीर नहीं हो जितना इस गाड़ी को खरीदने के लिए सामने वाले को होना चाहिए, तो हमारा टाइम वेस्ट मत कर भाई इसके रेट वेट पूछ के बिना मतलब। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगली एडवर्ब है आपकी बिफोर और अगो। अगर मैं दोनों की हिंदी पूछूं आपसे तो दोनों की हिंदी होती पहले। आई हैव सीन यू बिफोर ऑल्सो, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। आई वेंट टू मनाली, आई विजिटेड मनाली, आई वेंट टू मनाली 2 ईयर्स अगो, मैं मनाली गया था 2 साल पहले। तो हिंदी तो इसकी भी पहले और इसकी भी पहले, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो डिफरेंस इसके अंदर ये है भाई कि बिफोर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना वो एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है। बिफोर का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन तीनों हो सकता है। इतनी ग्रामर मैंने पढ़ा दी है कि सेंटेंस बोलूंगा अभी ना तो भी तुम्हारे दिमाग में देखो तोड़ दोगे तुम। सुनाऊं? इधर देखो, मुझे आराम से तसल्ली से सोच के बताना कि अभी मैं एक सेंटेंस जो बोलूंगा उसमें बिफोर क्या है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, सोचना, ठीक है? सेंटेंस सुनो। आई हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर माई फादर केम होम। आई हैड कंप्लीटेड द टास्क बिफोर माई फादर केम होम, क्या है यहाँ बिफोर? ऑब्वियसली 2 क्लोज हैं तो सर कंजंक्शन है। ये बिफोर क्या कर रहा है? दोनों क्लोज को जोड़ रहा है। और अगर मैं कहूँ आई विल रीच देयर बिफोर 5 PM, आई विल कॉल यू बिफोर 3 PM, क्या बनेगा यहाँ पे बिफोर? यहाँ पे सर बिफोर के बाद सिर्फ एक नाउन ऑब्जेक्ट की तरह से काम करा, बिफोर प्रीपोजिशन हो गया यहाँ पे। और अगर मैं लिख दूँ आई हैव सीन यू बिफोर, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। आई हैव गॉन देयर बिफोर, मैं वहाँ पहले भी जा चुका हूँ, तो यहाँ बिफोर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो एक तो डिफरेंस ये है कि बिफोर जो है ये एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन तीनों बन सकता है, अगो सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब बन सकता है, ठीक? दूसरी बात, बिफोर को जनरली परफेक्ट टेंसेस के साथ यूज करते हैं, बिफोर जनरली परफेक्ट टेंसेस के साथ यूज होता है, लेकिन अगो जो है ये जनरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। परफेक्ट टेंस के साथ कब? जब ये एडवर्ब होता है। जो परफेक्ट टेंस वाली बात है ना भाई, ये जो परफेक्ट टेंस वाली बात है ये तब के लिए बोली गई है जब ये बिफोर एडवर्ब होता है, ठीक है? और अगो लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ, ठीक है? एक काम करो, पहले इन दोनों के बेस पर ये 2 सेंटेंसेस हैं, देखना एक बार जल्दी से, देखना एक बार जरा जल्दी से। हाँ जी, मैं मनाली गया था अपने बीवी बच्चों के साथ 2 साल पहले। एक बिफोर और अगो में एक छोटा डिफरेंस ये भी होता है, अगो कभी अकेला यूज नहीं हो सकता। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते आई विजिटेड मनाली विद माई वाइफ एंड चिल्ड्रन अगो। अगो से पहले कोई ना कोई लिखना पड़ेगा, 2 ईयर्स अगो, 3 ईयर्स अगो, 2 आवर्स अगो, आपको उससे पहले टाइम मेंशन करना ज़रूरी होता। बिफोर के साथ कोई ज़रूरी नहीं, बिफोर के साथ कोई ज़रूरी नहीं। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें बिफोर नहीं, यहाँ पे हमें अगो का यूज़ करना चाहिए था, ठीक हो गया? मैंने तुम्हें पहले भी देखा तुम्हारे भाई के साथ, परफेक्ट टेंस लगा हुआ है ना? मीनिंग से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे अगो नहीं, हमें यहाँ पे बिफोर का यूज़ करना चाहिए था। क्लियर हो गया? इसको देखिए जरा, स्टिल और येट को देख लो, स्टिल और येट को देख लो। स्टिल का मतलब होता अभी भी, और येट का मतलब होता अभी तक। कुछ मीनिंग क्लोज से होते हैं इसलिए कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वैसे ये बहुत आसान है। स्टिल का हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में, ही इज स्टिल स्लीपिंग, वो अभी भी सो रही है। ही इज स्टिल स्टडिंग, वो अभी भी पढ़ रहा है। ही इज स्टिल प्लेइंग, वो अभी भी खेल रहा है। स्टिल का यूज़ हम करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में। येट का यूज़ हम करते हैं परफेक्ट टेंस में। दे हैवंट कम येट, वो अभी तक नहीं आए। आई हैवंट रिसीव्ड माई पार्सल येट, मुझे अभी तक अपना पार्सल नहीं मिला है।
येट का यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस में, इसका यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में। स्टिल का यूज़ जनरली पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, येट का यूज़ जनरली नेगेटिव सेंटेंस में होता है। येट जब भी आप एडवर्ब के रूप में देखोगे 99.99% चांस है कि नॉट वाला सेंटेंस होगा, नेगेटिव वाला सेंटेंस होगा। पोजीशन में भी फर्क है, स्टिल लगता है वर्ब से पहले, ही इज स्टिल प्लेइंग, ही इज स्टिल डांसिंग, ही इज स्टिल स्टडिंग, और येट लगता है कहाँ पे, वर्ब के बाद, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद। दे हैवंट कम येट, वर्ब के बाद। और अगर ऑब्जेक्ट हुआ आई हैवंट रिसीव्ड द पार्सल येट, रिसीव्ड द पार्सल येट। फिर से देखिए क्या बोला मैंने, स्टिल कॉन्टिन्यूस में, ये परफेक्ट में, स्टिल पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। स्टिल की पोजीशन वर्ब से पहले, इसकी पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब के बाद। दो सेंटेंस देखो, ये दो सेंटेंस देखो। हाँ जी, देख लिए, मुझे अभी तक पार्सल नहीं मिला है इसलिए मुझे कोरियर कंपनी को कॉल कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट के बाद लगाना है, सारी बातें चीख चीख के बता रही हैं कि यहाँ पे स्टिल नहीं किसका यूज़ होगा, येट का यूज़ होगा। ठीक, बच्चा अभी भी रो रहा है इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इसे बाहर ले जाना चाहिए। एक तो बेबी के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ होता है, ध्यान रखना। कहीं किसी को लगे बेबी के लिए इट कैसे लगा दे, बेबी के लिए इट लगता है, छोटा बच्चे के लिए बेबी वर्ड यूज़ करते हैं जब उसको देख के जेंडर नहीं पता होता, इसलिए इसलिए उसके लिए इट का यूज़ करते हैं। पर अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, वर्ब से पहले लगाना है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये सारी बातें चीख चीख के बता रही हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, स्टिल आएगा। जिन्होंने ज़िंदगी में थोड़ी सी भी रीडिंग करी होती है, नहीं ज़रूरत होती इनके लिए किसी रूल रट्टे की, किसी टीचर की, पढ़ते ही पता चल जाते हैं, इतने आसान होते हैं। लेकिन किताबों में लिखे होते हैं, लोग पढ़ाते हैं इसलिए हमें पढ़ाने पड़ते हैं, अदरवाइज इनके लिए किसी टीचर की आपको ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आसान है आज का लेक्चर, मुश्किल नहीं है। चलो जी, आ जाओ, करें शुरू। मैं एक बार माइक के सेल बदल देता हूँ।
चलो जी, आ जाइए। पिछली क्लास में भी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था लेट और लेटली का, कि लेट एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन लेटली सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब हो सकता है, उसका मतलब होता है हाल फिलहाल में, हाँ कि ना। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया था इस चीज़ के बारे में। अगर मैं कर दूं ही केम लेट, तो ये लेट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। और मैं लिख दूं लेट कमर्स आर नॉट अलाउड इन माय क्लास, लेट आने वाले, लेट कमर्स, तो ये लेट एडजेक्टिव हो गया। लेटली जो है ये सिर्फ एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है हाल फिलहाल में, हाँ कि ना। इसके बेस पर ये दो सेंटेंसेस है, करना जरा पहले दो सेंटेंसेस देखना। हाँ जी, आई हैव विजिटेड मनाली लेट, मैं देरी से मनाली घूम के आया हूँ कि हाल फिलहाल में मनाली घूम के आया हूँ, तो इस बार कहीं और चलते हैं। हाल फिलहाल में मीनिंग देना है, तो हाल फिलहाल में मीनिंग देने के लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, लेटली लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगाना तो लेटली है, यहाँ पे लगाना तो लेटली है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ कि रिसेंटली का मतलब भी यही होता है। और एक चीज़ तो और बड़ी अजीब लगती है, लेकिन ऑफ लेट का भी मतलब यही होता है। अगर इसी सेंटेंस में मैं ऑफ लेट लिख के दे दूं, आई हैव विजिटेड मनाली ऑफ लेट, ओ एफ और लेट, तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ एरर टिका देंगे, ऑफ लेट ये क्या होता है, लेकिन ये नो एरर होता। अगर यहाँ पे ऑफ लेट लिखा होता तो ये नो एरर होता। इन तीनों का ही मतलब होता है हाल फिलहाल में, इन तीनों का ही मतलब होता है हाल फिलहाल में, रिसेंटली। आई मेरी कुछ बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ। आई हैव विजिटेड मनाली लेटली, आई हैव विजिटेड मनाली रिसेंटली, आई हैव विजिटेड मनाली ऑफ लेट, तीनों ठीक हैं। ऑफ लेट आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ये सही होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ जी, ही केम वेरी लेटली सो द टीचर स्कोल्डेड हिम, वो लेट आया, वो बहुत लेट आया, इसलिए टीचर ने उसे डांट मारी। तो यहाँ पे देरी से वाला मीनिंग देना है, वो हाल फिलहाल में ही आया, ये थोड़ी मीनिंग देंगे, देरी से आया इसलिए टीचर ने डांट मारी, तो लेट आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, अब वेरी और टू को देख लीजिए। वेरी का काम होता है इंटेंसिटी को बढ़ाना, ठीक है। टू का काम होता है, टू का अगर मैं शॉर्ट में मतलब बताऊं तो मतलब होता है मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, ठीक। जैसे एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। मान लो आपको नहाना था, ठीक है, और आप पानी गर्म करने के लिए आपने गीजर वीजर चला दिया, ठीक। अब आपने बाल्टी भर गई। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है पानी गर्म है, आपने कहा वाटर इज हॉट, पानी गर्म है। एक हो सकता है कि वाटर इज वेरी हॉट, पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक। मान लो देखो हर एक के लिए टेम्परेचर अपना अलग अलग हो सकता है। मान लो पानी 30 डिग्री पे है तो आपने कहा वाटर इज हॉट, 35 डिग्री हो गया तो आपने कहा वाटर इज वेरी हॉट। टू हॉट पता कब लगाते हैं, टू हॉट लगाते हैं जितनी मुझे जरूरत थी, अब ये उसको पार कर गया, अब ये मेरे काम का नहीं रहा, वाटर इज टू हॉट, पानी जरूरत से ज्यादा गर्म है। ये मीनिंग जब देना होता है, जब ये मीनिंग देना होता है, जब टू का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। होता क्या है ना, हम अक्सर भावनाओं में बह जाते हैं। मान लो कोई लड़की आपको सुंदर लगी, तो आपने कहा यू आर ब्यूटीफुल, और तारीफ करने का मन है तो आप कह देते हो यू आर वेरी ब्यूटीफुल। कई बार हम भावनाओं में आके क्या कर देते हैं, यू आर टू ब्यूटीफुल। अक्सर करते हैं ना अपन ऐसा, कि जब हमें बहुत ज़्यादा कहना हो जाता है ना तो हम टू लगा देते हैं, लेकिन उसका मतलब पता क्या होता है, उसका मतलब होता है मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपने किसी कह दिया ना यू आर टू ब्यूटीफुल, तो आपने उसको इनडायरेक्टली कह दिया तुम जरूरत से ज़्यादा सुंदर हो, मतलब अब तुम जरूरत को पार कर गई हो। तो भैया रुक जाया करो, वेरी पे रुक जाया करो। एक दूसरा डिफरेंस क्या है कि ये जो वेरी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए आ सकता है। आप ऐसा भी कह सकते हो ही इज वेरी स्मार्ट और ही इज नॉट वेरी स्मार्ट, ठीक है। ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्टूपिड, ये अच्छी बात बुरी बात दोनों के लिए आ सकता है। टू को 99% चांस है कि अपन कोई नेगेटिव बात बोलने के लिए यूज करेंगे, ठीक। देखिए जरा अब इस बात को कैसे यूज करके सेंटेंस बनाए जाते हैं, एक बार ये भी देखिए। इसके अलावा एक छोटी सी बात और नोटिस कर लेना, आगे चल के आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये आएगी बात आपकी कंजंक्शन चैप्टर में, जब जोड़े पढ़ाए जाएंगे आपको, ईदर और, नीदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वहां पे आपको एक चीज पढ़ाई जाएगी, को रिलेटिव कंजंक्शन के पेयर। वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि ये जो टू होता है ना, टी डबल ओ वाला, इसका इन्फिनेटिव के साथ जोड़ा होता है,
ठीक है। और ऐसे ही सो का जोड़ा होता है दैट के साथ। एग्जाम्पल से आपको और अच्छा समझ में आएगा। अगर मैं कहूँ ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अगर आगे दैट लगा के क्लॉज बना रखा है तो फिर सो से इंटेंसिटी बढ़ाना। तीनों ही वर्ड इंटेंसिटी बढ़ाने के काम आते हैं, सो भी, वेरी भी, टू भी। तो कौन सा कब यूज करना है? अगर आगे दैट लगा रखा हो, दैट लगा के क्लॉज लिख रखा हो तो सो से लिखना। ही सो रिच दैट ही कैन बाय एनी कार। वो इतना अमीर है कि भाई कोई भी गाड़ी खरीद सकता है। आई बात समझ में? शी सिंग्स सो स्वीटली, वो इतना मीठा गाती है दैट एवरीबडी अप्रिशिएट्स हर, कि सब उसकी तारीफ करते हैं। ये कब लगाओगे? ये लगाओगे जब आगे इन्फिनेटिव दिया होगा। जब आगे इन्फिनेटिव दिया होगा, जैसे ही इज टू वीक टू इवन वॉक। वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, ऐसे करके। आ रही है बात समझ में? और वेरी आपको पता ही है ना, वेरी तो नॉर्मल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में यूज हो सकता है, लेकिन अगर इन्फिनेटिव का जोड़ा हो तो यहां वेरी मत लगा देना। अगर आगे दैट लगा के क्लॉज बना रहे हो यहां वेरी मत लगा देना। तो ये भी एक डिफरेंस आपको याद रखना है। एक तो वो मीनिंग वाला डिफरेंस तो आपको बता ही दिया, उसके अलावा अगर जोड़ा दिख रहा हो तो उस केस में यहां वेरी मत आप देना उसकी जगह और इसकी जगह। इस बात पर बेस्ड सवाल है, करिए ट्राई। हाँ जी, पता लग गया। गंगा नदी का पानी जरूरत से ज्यादा प्योर है कि बहुत प्योर है? क्या कहना था? बहुत प्योर है। मेरे दादाजी इतने कमजोर हैं कि वो सीढ़ियां अकेले नहीं चढ़ सकते। दोनों सेंटेंसेस का मतलब यही होता है। बस दो स्ट्रक्चर हैं, या तो अगर इधर इन्फिनेटिव लगाओगे उधर टू से बनाओगे, इधर दैट से लगाओगे तो उधर सो से बनाओगे। दोनों का मतलब ये है कि मेरे दादाजी इतने कमजोर हैं कि वो सीढ़ियां अकेले नहीं चढ़ सकते। दोनों का मतलब सेम है। बस ध्यान रखिएगा, अगर आगे इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव के साथ वेरी का नहीं, इन्फिनेटिव के साथ टू का पेयर होता है। और अगर आगे दैट लगा के क्लोज बना रखा है तो इसके साथ वेरी का नहीं, इसके साथ सो का पेयर होता है। ये बात आपको पढ़ाई जाएगी कंजंक्शन चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाऊंगा ईदर के साथ और का जोड़ा है, नीदर के साथ नॉर का जोड़ा है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का जोड़ा है। वैसे ही इनके पेयर है। इन्फिनेटिव के साथ टी डबल ओ वाले टू का पेयर है, और ये दैट वाले क्लॉज के साथ इसका पेयर है, सो का। समझ में आया? एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे देखो नॉट लिखना पड़ा। माई ग्रैंड फादर इज सो वीक, इतने कमजोर हैं कि वो सीढ़ियां के लिए नहीं चढ़ सकते। यहाँ पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। टू प्लस में इसका कॉम्बिनेशन अपने आप नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। नॉट देखो कहीं पूरे सेंटेंस में नॉट नहीं लिखा हुआ, कहीं भी नेगेटिव नॉट नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब यही है कि मेरे दादाजी इतने कमजोर हैं कि वो सीढ़ियां अकेले नहीं चढ़ सकते। ये टू प्लस में इन्फिनेटिव का पेयर ऑटोमेटिक नेगेटिव मीनिंग ही देगा। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए और देखिए जरा, वेरी और मच को देखिए। जैसे वेरी और टू का पढ़ा, ऐसे वेरी और मच का डिफरेंस देखो। वेरी का यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए। पॉजिटिव डिग्री समझते हो, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट में पॉजिटिव डिग्री क्या है? टॉल है। ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी वाइज, ही इज वेरी ब्रेव, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ के ना? वेरी का यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्री के लिए, और मच का यूज करेंगे कंपैरेटिव के लिए। याद करो, एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ाया था। ही इज मच स्ट्रोंगर देन राजेश। कुछ याद आ रहा है? दिस बाइक इज मच बेटर देन दैट वन। मच बेटर, मच स्ट्रोंगर, मच ब्रेवर। कुछ याद आया? ये पॉजिटिव डिग्री के लिए, कंपैरेटिव के लिए। पहला डिफरेंस क्लियर हो गया। दूसरा, जनरली इट क्वालिफाइज प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो आईएनजी वाले एडजेक्टिव होते हैं ना, जैसे मान लो मैं कहूं दिस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग। मच इंटरेस्टिंग नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। आईएनजी वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनके लिए आता है वेरी, और V3 वाले जो एडजेक्टिव होते हैं यानी पास्ट पार्टिसिपल जो होते हैं उनके लिए आता है मच। तीसरा डिफरेंस, ये किसी वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर सकता और ये कर सकता है।
मुझे पता है जो भी ये लेक्चर्स देख रहे हैं, आई नो कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे वर्ड्स हो गए यार, ये तो मैं भूल जाऊंगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं भूलेगा तुझे लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें तुमने पहली बार सुनी है। ये बातें सच बताऊं तो सेल्डम इफ एवर वो शुरू की 4-5 अगर छोड़ दूं तो ये बातें पढ़ाने लायक हैं ही नहीं। इनके लिए किसी टीचर की या किसी रूल की या किसी नोट्स की जरूरत बनाने हैं, मतलब वैसे बता रहा हूं बनाने हैं तुम्हें, लेकिन जरूरत नहीं है, ये आप सेंस से वैसे ही कर जाते हो, तो इनको भूलने का सवाल ही पैदा नहीं है। लेकिन आपको नोट्स में सब कुछ लिखना है, टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, मुश्किल चीजें हैं ही नहीं, ठीक है, आसान है। चलो फिर से देखिए क्या बोला, पॉजिटिव डिग्री के लिए वेरी, कंपैरेटिव के लिए मच, प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए वेरी, पास्ट पार्टिसिपल के लिए मच। ये वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर सकता, ये कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पहले आप ट्राई करो फिर मैं कराता हूं। इनको आप ट्राई करो फिर मैं कराता हूं। हाँ जी, पता चल गया पढ़ते ही। अजय जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है सुमित से, अजय जो है वो कहीं ज़्यादा स्ट्रांगर है सुमित से, इसलिए उसको भेजा जाना चाहिए रोहन से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की इंटेंसिटी उठाने का काम तो मच करेगा, वेरी तो कर नहीं पाएगा। रोहन जो है वो बहुत ही बहादुर सोल्जर है, इसलिए हर कोई उस पर, रोहन बहुत ही बहादुर सोल्जर है और हर कोई उस पर प्राउड लेता है ना। तो यहाँ पे रोहन की तुलना किसी और से करनी है क्या, नहीं, और वैसे ही पॉजिटिव डिग्री लगी हुई साफ साफ दिख रहा है, तो रोहन इज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। क्लियर हो गया। वो बोलता बहुत है, ही टॉक्स मच, ही ईट्स मच, मच वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, ही टॉक्स मच वो बहुत बात करता है, ही ईट्स मच वो बहुत खाता है। तो यहाँ पे आपको वर्ब को अगर इंटेंसिटी, वर्ब की अगर इंटेंसिटी बढ़ानी है तो वेरी कभी ये काम नहीं कर सकता, मच कर सकता है। और भी ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ सिर्फ मच ही कर सकता है, अलॉट भी लगा सकते हो, ही टॉक्स अ लॉट, ही टॉक्स अ लॉट। लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं किसको, वेरी और मच को, ठीक है। ये बात मैंने उन बच्चों के लिए बताई, कुछ बच्चे नहीं होते तल ये भी तो आ तकता है ना, हाँ भैया आ तकता है, लेकिन अभी वेरी और मच का डिफरेंस बता रहा हूं कि वेरी कहां लगेगा और मच कहां लगेगा, ठीक है। अच्छा, इस पे आइए, जो बहुत समय से जिसका इंतजार था, वो जो मच अवेटेड स्कीम थी ना गवर्नमेंट की, वो कल लॉन्च करी गई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्कीम नाउन है, ये अवेटेड एडजेक्टिव है जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, V3 से बना ना, पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है तो पास्ट पार्टिसिपल को क्वालिफाई कौन करेगा, मच करेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा तब मच अवेटेड स्कीम। मूवी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी इसलिए मैंने 3 बार देख ली। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो क्या है, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, पास्ट पार्टिसिपल है, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए क्या आता है, वेरी आता है कि मच आता है, तो यहाँ पे आपको वेरी लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ, गोइंग टू बेड का मतलब था सोने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे टायर्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टायर्ड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रोनाउन चैप्टर में कराए थे वो, आई एम मैरिड, आई एम अनमैरिड, आई एम टायर्ड, आई एम सेटिस्फाइड, कैसे टूटते थे, कुछ याद आ रहा है। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, एम लिंकिंग वर्ब हो गया, टायर्ड एडजेक्टिव है, V3 है, पास्ट पार्टिसिपल है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अरे हाँ के ना, टायर्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वेरी एकदम ठीक है, ये नो एरर है।
ये क्या हो गया सर, ये क्या बात हुई सर? अभी तो आपने बोला V3 वालों के लिए मच आएगा और ING वालों के लिए वेरी आएगा। कन्वेंशन की बात है, जनरली ऐसा होता है, लेकिन वो वाली जो वर्ब थी ना, वो वाली जो वर्ब जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, बस किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, जैसे आई एम मैरिड, आई एम अनमैरिड, आई एम टायर्ड, आई एम सेटिस्फाइड, इनके साथ V3 में भी वेरी अलाउड है। मेरी बात आ रही है समझ में? यहाँ पे आप याद कर लेना, यहाँ पे आप स्टार मार्क करके लिख लेना, ये वाली जो वर्ब होती है ना, जिसमें एक्शन बेसिकली किसी पर ट्रांसफर नहीं होता, एक्शन किसी पर ट्रांसफर नहीं होता, जैसे सेटिस्फाइड हो गई, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है। ये वाली जो वर्ब है जिसमें एक्शन किसी पर ट्रांसफर नहीं हो रहा, जैसे पेपर में नहीं आएगा ये, वैसे आपको बता दूंगी, एक्स्ट्रा बात बताइए, कभी रीड वीड करते वक्त कहीं परेशान मत हो जाना उसके लिए। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम टायर्ड, है ना, ही इज वेरी कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड जैसे लिख देते हैं, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, इस टाइप वाली। ये वाली जो वर्ब है ना जिसमें एक्शन खुद पर, जैसे आई एम कंफ्यूज्ड आप लिख सकते हो ना, यानी आप इसको ऐसे समझ लो, यानी आप ऐसे समझ लो, वो वाले स्ट्रक्चर में जो लिखी जा सकती है ना, आई एम टायर्ड, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम मैरिड, आई एम अनमैरिड, आई एम कंफ्यूज्ड, जो इस टाइप वाले लिंकिंग वर्ब के बाद जो अकेली लिखी जा सकती है ना, तो समझ जाना उनके साथ V3 होने के बावजूद वेरी अलाउड है। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पर जाइए, इनको देखिए जरा। एक वर्ड है एट फर्स्ट। एट फर्स्ट आता है कॉन्ट्रडिक्शन को दिखाने के लिए। जब आप कहते हो ना शुरू में मुझे ऐसा लगा था, बाद में, एट फर्स्ट आई थॉट शी इज़ वेरी रूड, शुरुआत में मुझे लगा कि बड़ी रूड है, देन आई गॉट टू नो शी जस्ट इंट्रोवर्ट, फिर मुझे पता लगा यार कि वो इंट्रोवर्ट है, बस बात ही वैसे नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं, कोई रूड वूड नहीं है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीक्वेंस को दिखाते हैं, फर्स्ट यू शुड डू दिस, देन यू शुड डू दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इस बारे में, फर्स्टली ये देखिए, सेकेंडली, थर्डली, ऐसे करके ये तीनों सीक्वेंस बताने के काम आते हैं। अब इनमें कौन सा कब प्रेफर करोगे? अगर दो ही चीज़ें हो, फर्स्ट यू शुड डू दिस देन यू शुड डू दिस, तो ये बोलेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ऑल हमेशा दो से ज़्यादा के लिए आता है, तो फिर ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बारे में बात करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, सेकेंडली, थर्डली, ऐसे वर्ड यूज़ कर रखे हो तो इसको लगा लेते हैं। आते ये तीनों सीक्वेंस को बताने के लिए, ठीक है। इनमें तो ये डिफरेंस है। नियर, नियरली में क्या डिफरेंस है? नियर एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी। दे बॉट अ हाउस, दे बॉट अ हाउस नियर द स्कूल, यहाँ पे नियर प्रीपोजिशन है। प्लीज कम नियर, यहाँ पे नियर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नियरेस्ट शॉप, यहाँ पे नियर एडजेक्टिव है। नियरली ये सिर्फ एडवर्ब होती है, इसका मतलब लगभग होता है, इसका मतलब पास और इसका मतलब लगभग। एट प्रेजेंट मतलब अभी फिलहाल, एट प्रेजेंट तुम क्या कर रहे हो, अभी फिलहाल क्या कर रहे हो। प्रेजेंटली सुनने बोलने में ऐसा लगेगा जैसे एट प्रेजेंट वाला मतलब होता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में जो प्रेजेंटली वर्ड है ना, इसका ये वाला मतलब होता है इसका ब्रिटिश इंग्लिश में, और अमेरिकन इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में इसका मतलब होता है एट प्रेजेंट वाला, नाउ वाला। लेकिन हम कौन सी पढ़ते हैं? हम ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं, तो हम प्रेजेंटली का मतलब क्या निकालेंगे? वेरी सून, मतलब जल्दी ही। आई विल रीच देयर प्रेजेंटली, मैं जल्दी ही वहां पहुंच जाऊंगा। आई विल कॉल यू प्रेजेंटली, मैं तुम्हें जल्दी कॉल करूँ। देखो कितना अजीब लग रहा है, क्योंकि प्रेजेंट वर्ड का तो मतलब ही होता है अभी, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसका मतलब है जल्दी ही, और इस वजह से बहुत कंफ्यूजन भी होती है। देखो फिर से, एट प्रेजेंट आता है कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, ये आता है सीक्वेंस के लिए। ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पास, एडवर्ब भी बनता है, प्रीपोजिशन भी बनता है, मतलब नज़दीक दिखाने के लिए। इसका मतलब होता है लगभग, इसका मतलब होता है अभी, इसका मतलब होता है इन फ्यूचर, सून। करो ट्राई, ये सेंटेंसेस हैं, रगड़ दो इनको जरा। ये वाला सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है, ये मैंने सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बनाया है, एरर में नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया बताऊंगा। ये वाला सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बना रहा हूं मैं, एरर में क्यों नहीं बना रहा बताऊंगा। करो ट्राई एक बार। एक छोटी सी चीज और बोल रहा हूं,
आप ना नोट, मैंने स्लाइड वैसे रखनी थी, ऐसे बहुत सारी स्लाइड हो जाती है इसलिए ऐसा किया, वरना आप जब नोट्स बनाओगे ना तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एट फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखा और फिर उसके बाद ये वाले एट फर्स्ट वाले ये वाले सेंटेंस लिख दिए, ठीक है। फिर आपने नियरली लिखा और फिर आपने ये वाले सेंटेंस लिख दिए। मतलब समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस, और फिर इनके सेंटेंस इकट्ठे लिखे हुए हैं। आप ऐसा ना करके एट फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला लिखा, ये वाली बात नोट करी, फिर नीचे सेंटेंस लिख दिए, ये लिख दिया फिर नीचे सेंटेंस लिख दिए, ये लिख दिया फिर नीचे सेंटेंस लिख दिए। सेम ऐसे ही पूरे जहाँ जहाँ पे है उनको वैसे लिख लेना। जैसे मैंने सेल्डम इफ एवर और वो एक ही स्लाइड पे लिख दिया था लिटिल वाला, लेकिन आप ऐसे कर लेना, सेल्डम इफ एवर लिखा, उसके नीचे फिर उसके 2 सेंटेंस, फिर लिटिल इफ एनीथिंग वाली बात लिखी, फिर उसके नीचे 2 सेंटेंस, ताकि उसके बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट सेंटेंस ऐसे दिखता रहे। हाँ जी, आसान है, कर लिया। राजेश ने नज़दीक 1000 बुक बेच दी कि लगभग 1000 किताब बेच दी, तो यहाँ पे लगभग वाला मतलब देना था, तो यहाँ पे नियरली एडवर्ब लिखनी चाहिए थी आपको। अब फिर वही बात, सर ऑलमोस्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, है ना। ऑलमोस्ट 1000 बुक्स कर ले, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन अभी तो अपन नियरली पढ़ रहे हैं ना यार। सर अराउंड 1000 बुक्स लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं। अच्छा जी, तुम्हें घर खरीदना चाहिए अपने ऑफिस के पास, रोज अपना 30-30 किलोमीटर आ रहे हो जा रहे हो, इतना टाइम तो तुम्हारा इसी में खराब हो जाता है, तो एक घर रेंट पे ले लो, एक घर रेंट पे ले लो अपने ऑफिस के पास, ताकि ये ट्रैवलिंग का तो टाइम वेस्ट ना हो तुम्हारा। तो यहाँ पे नियरली योर ऑफिस नहीं, नियर योर ऑफिस करना चाहिए, आपको यहाँ प्रीपोजिशन चाहिए थी। क्लियर हुआ? अच्छा जी, मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें टाइप्स ऑफ एडवर्ब पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंटली का तो मतलब होता है फ्यूचर में, है ना, और एम टीचिंग लिखा हुआ यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ पे प्रेजेंटली ना लिख के आपको लिखना चाहिए था एट प्रेजेंट। अब मैं बताता हूँ इसको मैंने एरर में क्यों नहीं डाला। अगर मैं इसको ऐसे स्लैश लगा दूं, सोचो, और एरर में पूछ लूं, तो ऐसा भी तो सोच सकता है ना बच्चा कि प्रेजेंटली का मतलब सर होता है सून, यानी आगे, तो यहाँ पे एम टीचिंग को काट के विल टीच ना कर दें। समझ में आई मेरी बात? अगर मैं इसको एरर में डाल दूं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बच्चा ऐसा सोचे कि भैया प्रेजेंटली का मतलब होता है इन फ्यूचर, तो यहाँ पे विल टीच नहीं आ जाना चाहिए। अब फिर बच्चा कहेगा लेकिन सर आपने एक बात पढ़ाई थी, लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, वो बात टेंस पर एप्लीकेबल नहीं है, वो बात टेंस चैप्टर पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि टेंस में अक्सर क्या होता है लास्ट में दिया होता है। क्या वो बात ऐसे सेंटेंस पर एप्लीकेबल है? मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूं, अगर मैं कहूं ही हैज स्टोलन माई बुक येस्टरडे, ही हैज स्टोलन माई बुक येस्टरडे, तो येस्टरडे को देख के हैज स्टोलन को स्टोल करेंगे कि हैज स्टोलन के अकॉर्डिंग येस्टरडे को उड़ा देंगे? टेंस चैप्टर में ये ना टाइम लास्ट में लिखा होता है, येस्टरडे, टुमारो, वेरी सून, सो फार, येट, ये सब लास्ट में लिखा होता है। टाइम के अनुसार टेंस चलता है, ना कि टेंस के अनुसार टाइम। कहीं पता चले मान लो मैं सेंटेंस ऐसे लिख दूं, आई सॉ हर या आई वॉच्ड अ मूवी टुमारो, आई वॉच्ड अ मूवी टुमारो, यहां पे क्या एरर करोगे? वॉच्ड को देख के टुमारो को काट के येस्टरडे कर दोगे, कि टुमारो को देख के वॉच्ड को काट के विल वॉच कर दोगे? ध्यान रखना टाइम के अनुसार टेंस चलता है, यहां वो बात नहीं लगेगी लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे, बाद वाले पार्ट में करेक्शन करेंगे, ना। टेंस चैप्टर में टाइम के अनुसार टेंस चलेगा।
जो टाइम का हिंट है उसके अनुसार टेंस में बदलाव करोगे। इसलिए मैंने इसको एरर में नहीं पढ़ाया, क्योंकि अगर मैं इसका एरर बना दूंगा तो गलत पढ़ाना हो जाएगा वो। अगर ये बात एरर में आई ना, अगर ये बात एरर में आई तो ये चेंज नहीं होगा, फिर ये चेंज होगा, यहाँ विल टीच करेंगे। अगर सेम सवाल मैं एरर में बना दूं ना तो यहाँ पे प्रेजेंटली को आधार मानकर वहाँ विल टीच करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ बात मेरी समझ आई होगी। इस पे आओ, पहले अंडे उबालो और फिर उन्हें पैन में फ्राई कर लो। अब यहाँ पे सीक्वेंस बताना था, सीक्वेंस बताना था तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट लिखना पड़ेगा। पहले मैंने सोचा था कि ये जो क्वेश्चन बड़ा आसान था, पहले मैंने सोचा था कि क्वेश्चन बड़ा आसान था लेकिन इट वॉज अ डिफिकल्ट वन, लेकिन ये तो मुश्किल निकला। शुरुआत में मैंने सोचा था कि क्वेश्चन बड़ा आसान था तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन दिखानी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एट फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट पे देखिए, ये तो याद ही होगा यार, हार्डली, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। हार्ड एडजेक्टिव भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है। इसका मतलब होता है मेहनत से, जोर से, या जब एडजेक्टिव होता है तो सख्त, इसका मतलब होता है ना के बराबर। ये तो पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, हाँ के ना। लाउड एक एडजेक्टिव होता है, लाउड म्यूजिक। लाउडली एक एडवर्ब होता है, दे आर टॉकिंग लाउडली। और अलाउड एक एडवर्ब होती है, प्लीज स्पीक अलाउड, थोड़ा ऊंचा बोलो। अलाउडली, लाउडली भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब, दोनों फर्क क्या है, नेगेटिव सेंस में। जरूरत से ज्यादा ऊंचा बोल रहे हैं वो, लाउडली। थोड़ा ऊंचा बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा, अलाउड। क्लियर हुआ। स्पेशली पे आते हैं, एक बार इसको देख लो। हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, हार्डली सिर्फ एडवर्ब होता है, मीनिंग का गेम है इसमें। लाउड एडजेक्टिव है, लाउडली एडवर्ब है, अलाउड एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब है। ये नेगेटिव सेंस के लिए, ये नॉर्मल, थोड़ा ऊंचा बोलो यार, करना जरा। पहले 4 करके दिखाना, पहले 4 करके दिखाना। टेंशन मत लो, मुश्किल से 10-12 मिनट की क्लास बची है, कर लो। ऐसे हिम्मत मत हारो, ये नहीं थक गए, करो इसको। चलो जी, आ जाओ। वो डैश आवाज में, वो डैश आवाज में गा रहे थे, इसलिए उन्हें उसके द्वारा डांट मारी गई। अब यहाँ पे वॉइस क्या, नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा। लाउडली तो एडवर्ब होता है, अलाउड भी एडवर्ब होता है, तो यहाँ तो लाउड करना पड़ेगा, कोई चक्कर ही नहीं। यहाँ तो बिल्कुल क्लियर कट सिस्टम है कि हमें यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए था तो हमने चुपचाप लाउड लगा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। थोड़ा साफ लिख देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, टीचर ने उसको कहा कि जोर से बोलो ताकि सब कोई आपको सुन पाए। अब टीचर क्या कहेगा, इतना जोर से बोलो कि सबके कान में दर्द कर दो। टीचर ऐसा बोलने के लिए कहेगा कि थोड़ा ऊंचा बोलो ताकि सब सुन पाए। किसी से कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी को कोई पोएम वोएम पढ़ने के लिए कहा होगा, वो इतना धीरे धीरे बोल रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे टीचर कैसे बोलने के लिए कहेगा, इतना ऊंचा कि सब सुन पाए। उसके लिए क्या एडवर्ब यूज होती है, अलाउड। सुनील ने रमेश को मारा बिल्कुल ना के बराबर हार्ड बैट से। पहले भी बताया था कि ना के बराबर मारना तो चलो मैं समझ लूं यार, वेरी कैसे लग सकता फिर इसके साथ। तो यहां पे हमें इस हार्डली को उठा के, सॉरी
हाँ, इस हार्डली की जगह पे क्या करना पड़ेगा, हार्ड करना पड़ेगा, वेरी हार्ड करना पड़ेगा। हार्ड ही एडजेक्टिव है, हार्ड ही एडवर्ब है। ये वाला जो हार्ड है ये एडवर्ब की तरह से काम कर रहा है, एडवर्ब मैनर, और ये वाला जो हार्ड है ये एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। सेंटेंस पहले हो चुका है तो इसको ज़्यादा बात करने मतलब नहीं। देविका ने ना के बराबर पढ़ाई करी थी इसलिए उसने क्लास टॉप कर दी। हार्डली स्टडीड का तो मतलब होता है ना के बराबर पढ़ना। देविका ने ना के बराबर पढ़ाई करी थी इसलिए क्लास टॉप कर गई। वाह, क्या कहना था, देविका ने मेहनत से पढ़ाई करी थी। तो हार्डली की जगह हार्ड तो होगा ही, इसकी पोजीशन भी चेंज होगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हार्डली लगता है वर्ब से पहले, हार्ड लगता है वर्ब के बाद। ये गलत है और यहाँ पे आपको हार्ड लिखना पड़ेगा वर्ब के बाद। देविका स्टडीड हार्ड ऐसे करना पड़ेगा आपको। स्पेशली और स्पेशली पे आइए। स्पेशली का मतलब होता है कोई काम किसी खास ढंग से किया जाए। ही स्पेशली बेक्ड द केक, उसने उस केक को मतलब कोई खास तरीके से बेक किया। दे स्पेशली डिजाइन द वॉच, उन्होंने वो जो वॉच थी उसको किसी खास तरीके से डिजाइन किया। स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली फॉर समबडी। मैं ये केक लेके आऊं खास करके तेरे लिए, तो स्पेशली फॉर यू। यहां पे बड़ी ठंड होती है खास करके जनवरी और फरवरी में। यहां पे इट इज बिटरली कोल्ड हेयर, यहां बहुत ठंड होती है। स्पेशली इन द मंथ्स ऑफ जैन एंड फेब, खास करके इस टाइम पे। खास तौर से वाला मतलब देना हो तो ये, कोई एक्शन किसी खास ढंग से किया जाए तो फिर ये। समझ में आया? थोड़ा मुश्किल है आई नो, पेपर में आने की बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, लेकिन टेंशन मत लो, पेपर में जो सेंटेंस आएंगे वो इजी ही होंगे, आप कर पाओगे। देखो जरा इन दोनों को करना। वो लाए थे खास तरीके से बेक किया गया केक मेरे लिए। कोई अलग तरीके से बेक किया गया केक होगा भाई, है ना। मम्मियाँ कुकर में, अवन नहीं होता तो कुकर में केक बना देती, कई कढ़ाई में केक बना लेते हैं। तो खास तरीके से बेक किया गया केक, या तो कर लो खास तरीके से बेक किया गया केक, तो स्पेशली बेक्ड केक। और वो लाए थे एक बेक्ड केक मेरे लिए। लेकिन बेक्ड केक अगर स्पेशली को उठा के मैं यहाँ पे ले जाऊं, वो लाए थे एक बेक्ड केक, केक तो बेक्ड ही होता है ना यार। बिना बेक कैसे केक होगा, बिना बेक किए वो केक बना कैसे। तो इसका मतलब कि स्पेशली को उठा के यहाँ ले जाने की बजाय इसी में कुछ चेंज करना बेटर रहेगा। वो एक खास तरीके से बेक किया गया केक लेके आए थे मेरे लिए, और मैं ये घड़ी खरीद के लाया हूं खास करके तेरे लिए। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई काम किया जाए खास तरीके से तो स्पेशली फॉर यू। क्लियर होगी इतनी बात? आई ब्रॉट दिस स्पेशली फॉर यू, स्पेशली तेरे लिए। आई डोंट टॉक टू माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट से बात नहीं करता, स्पेशली गर्ल्स, खास करके लड़कियों से। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक्शन किसी खास तरीके से किया जाए तो ये बिना ई वाला, और अगर कोई बात कुछ पर्टिकुलर चीज पर वैलिड है, खास करके तुम्हारे लिए, खास करके उनसे, खास करके जनवरी फरवरी में, ऐसे वाले में ई वाला। क्लियर हो गया? चलो जी लास्ट स्लाइड पर आ जाइए। ऑन टाइम तो सबको पता है, टाइम पे, यू शुड कम ऑन टाइम, तुम्हें टाइम पे आना चाहिए। एक ये फ्रेज होता है इन टाइम, हो सकता है काफ़ी बच्चों को अजीब लगे, काफ़ी बच्चों के लिए नया है। जो हिंदी में अपन कहते हैं ना समय रहते, तुझे ये काम समय रहते कर लेना चाहिए था, के लिए यूज होता इन टाइम। यानी जो मेन टाइम था उससे पहले ही कर लेना चाहिए था। ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम पर, इन टाइम मतलब उससे पहले। ठीक है? अच्छा, विद इन और बाय टाइम को समझो। अगर मान लो मैं कहूँ कि ये काम तुझे 3 दिन के अंदर अंदर करना है, तो 3 दिन एक ड्यूरेशन है, तो विद इन 3 डेज। और ये काम तुझे संडे तक करना है, तो विद इन संडे नहीं लिखोगे, संडे तक, बाय संडे, संडे तक। तो बाय और विद इन ये कंडीशन दिखाने के लिए आते हैं, बाय और विद इन कंडीशन दिखाने के लिए आते हैं, लेकिन विद इन लगता है ड्यूरेशन के केस में, और बाय लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के केस में।
ये इसके एग्जाम्पल हैं, पहले आप करिए फिर मैं कराता हूँ। हाँ जी, पेपर शुरू होगा समय रहते कि पेपर शुरू होगा टाइम पे? पेपर तो टाइम पे शुरू होगा, शेड्यूल टाइम पे शुरू होगा। तो तुम्हें एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचना चाहिए कि समय रहते पहुंच जाना चाहिए? सही, जो एग्जैक्ट टाइम है उससे थोड़ा पहले पहुंच जाना चाहिए, ताकि तुम सब, स्पेशली आगे लिख रखा है, ताकि तुम्हें रिलैक्स होने का समय मिल जाए। खास करके दिखा हुआ है आपको ये। अच्छा, मैं तुम्हारे नोट्स वापस कर दूंगा संडे तक। अब ये संडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो बाय आएगा, बाय संडे तक। मैं तुम्हारे नोट्स वापस कर दूंगा 3 दिन के अंदर अंदर। अब ये ड्यूरेशन है, संडे क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है और ये ड्यूरेशन है। ये बात तो समझ में आ रही होगी ना यार, पॉइंट और ड्यूरेशन वाली। मैं तेरे नोट्स वापस कर दूंगा 3 बजे तक। 3 बजे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। मैं तेरे नोट्स वापस कर दूंगा 3 घंटे में, ये क्या है, ये ड्यूरेशन है। तो विद इन आएगा ड्यूरेशन में और बाय आएगा पॉइंट ऑफ टाइम में। लास्ट वाले में सोच के बताओ कौन सा आएगा, लास्ट वाले में सोच के बताओ कौन सा आएगा। हाँ जी, आपका नाउन का प्रैक्टिस सेट 2 डल चुका है। जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया भैया उसको कर लेना, ठीक। और जैसा मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पढ़ना है, भले ही आपका वो सवाल सही हुआ हो। उससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपके अंदर। आगे जो आपको उसी कॉन्सेप्ट को जब किसी और सेंटेंस में अप्लाई होगा, उसको देखने में, ऑब्जर्व करने में वो चीज़ आपकी हेल्प करेगी। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, इसका जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं उससे कोई रिलेवेंस नहीं है। कल की छुट्टी रहेगी भाई, ठीक है, कल की छुट्टी रहेगी। जनरली थर्सडे को ऑफ होता था ना, थर्सडे ना लेके मैं वेडनेसडे को ऑफ लेके थर्सडे को क्लास लगाऊंगा, ठीक। ये बात जो बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे उनके लिए वैलिड नहीं है। छोटी सी बात है कि कल की छुट्टी, परसों होगी क्लास, ठीक। आ जाइए पेज पे। आई विल रिटर्न योर नोट्स, मैं तुम्हारे नोट्स रिटर्न कर दूंगा। ऑन भी ठीक है और बाय भी ठीक है। इस वाले सेंटेंस में ऑन भी ठीक है, बाय भी ठीक है। दोनों के अपने अलग अलग मतलब हैं। आप में से कोई ये वाली बात सोचे, तर पेपर में याद आए तो दोनों में ते तौनता लदाएं दे। उससे पहले ही बता दूं, पेपर में ऐसा सवाल नहीं बनेगा। ये पेपर के लिए नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ऑन लगाने से क्या मतलब आता है, बाय लगाने से क्या मतलब आता है। दोनों ठीक है, पेपर में नहीं आएगा ऐसे कि ये दोनों लगा के दे दे तुम्हें। दोनों के अपने अलग अलग मतलब हैं। ऑन लगाओगे तो उसका मतलब होता है संडे को वापस करूंगा, तेरे नोट्स में वापस करूंगा संडे को। बाय संडे का संडे तक कर दूंगा, हो सकता है सैटरडे को ही कर दूं, फ्राइडे को ही कर दूं, थर्सडे को ही कर दूं, लेकिन संडे लास्ट है, संडे तक कर दूंगा। संडे को करूंगा ऑन, संडे तक कर दूंगा, हो सकता है पहले कर दूं, लेकिन संडे लास्ट है, संडे तक कर दूंगा तो बाय संडे। ये इन दोनों में डिफरेंस है। क्लियर होगी इतनी बात? चलो जी, इसके साथ अपना एडवर्ब चैप्टर होता है जी खत्म। एक छोटा सा एडवर्ब से ही रिलेटेड टॉपिक है इंटरजेक्शन, अपना इन्वर्जन,
वो करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है मूड, सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड अलग अलग टाइप के होते हैं, एक तो इमेजिनेशन का होता है, एक प्रेजेंट सब्जेक्टिव करके टॉपिक है, वो भी अपनी नेक्स्ट क्लास में ही अपन करेंगे, ठीक है। इन्वर्जन जो कि एडवर्ब से रिलेटेड है कुछ कुछ, हालांकि टॉपिक अलग है, सवाल बहुत कम आते हैं उस पर, लेकिन एक भी आ जाए तो यार छोड़ तो नहीं सकते ना। तो इन्वर्जन पढ़ेंगे, मूड पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में, जो अब एक दिन छोड़ के होगी, कल की छुट्टी रहेगी, ठीक है। चलो जी, ये आपका इसके साथ एडवर्ब चैप्टर खत्म होता है। इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट जो अपने चैप्टर वाइज जो है ना आपका फोल्डर, उसमें जल्दी ही डलवा दूंगा मैं। आज रात को बैठ के इसी के सॉल्यूशन लिखूंगा। अब जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म हो रहे हैं तो मेरे को भी थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है लिखवाने के लिए उसको ना, लेकिन करूंगा मैं जल्दी जल्दी, इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है जी। आज के लिए गुड नाइट। उम्मीद करता हूँ कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, पढ़ रहे होंगे साथ साथ, है ना। इसके साथ आपका 50% सिलेबस भी खत्म हो गया, ये भी आपको बता दूं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो 50% ग्रामर आपकी पूरी हो गई है, ठीक। आगे नंबर ऑफ चैप्टर आगे ज़्यादा बचे हो सकते हैं, लेकिन जो ड्यूरेशन है, जो कॉन्सेप्ट, अगर मैं नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो 50% आज खत्म हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अपने आप को थोड़ी शाबाशी दीजिए कि हाँ भैया आधा कवर कर लिया, अब आधी ही जंग बाकी है ग्रामर में। तो ठीक, आज के लिए गुड नाइट।